वो मियाजम क्या होगा? सिफिलिस होगा, साइकोसिस होगा और सोरा होगा। 204 में ये भी बता दिया हनीमैन साहब ने कि बाहर का मैनिफेस्टेशन अगर किसी भी मियाजम का दिख रहा है बच्चों, तो वो मैनिफेस्टेशन एंड के कगार पे है। दैट मींस वो प्रोसेस खत्म हो गया है, बाहर सिम्टम दिख गया है। बाहर सिम्टम दिखने का मतलब काम बन गया है। ये होता है लड़का लड़की प्यार करता है, किसी लड़की से प्यार करता है लड़का, तो देखता है भैया सिंदूर आ गया मतलब कहानी खत्म, और लड़की देखती है कि भैया एंगेजमेंट रिंग मतलब कहानी खत्म। बहुत सही। तो प्यार खत्म और कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं करना है, अब दूसरा एक रास्ता बात सुनिए बड़ा, एक बात बड़ी अच्छी याद आई। बोलिए बोलिए बस। मतलब ये सोरिक मैनिफेस्टेशन जो होता है, सोरिक मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, ये जब तक प्यार चलता रहता है तब तक ये सोरिक मैनिफेस्टेशन होता है। जब दिख गया तो फिर कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? तो एंड है बीमारी का, ये बता दिया, और उसके तमाम मैनिफेस्टेशन की बात हो गई। अब देखिए जो बताने जा रहे हैं उस एफोरिज्म को गांठ बांध लीजिए आप लोग। अब ये एफोरिज्म जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, उस एफोरिज्म का धागा बांध लीजिए, गुदवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस एफोरिज्म को भूलिएगा मत। 205 को प्लीज मत भूलिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम डॉक्टर हनीमैन साइड। उनके बर्थडे के महीने में पढ़ रहे हैं हम लोग, शानदार एफोरिज्म है जी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए पहुंचते हैं 205 पे। 205 अपने आप में बहुत दमदार एफोरिज्म। इसमें एकदम आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एज अ फिजिशियन आपको क्या करना है, व्हाट इज योर रोल। देखिए कह रहे हैं द होम्योपैथिक फिजिशियन। क्या कह रहे हैं भैया? द होम्योपैथिक फिजिशियन। अब बात जब होम्योपैथिक फिजिशियन की आ गई, जहां बात होम्योपैथी की आ गई, वहां क्या करना पड़ेगा? टोटलिटी, केस टेकिंग, डायनेमिक, ये सातों प्रिंसिपल लग गया। तो हनीमैन साहब कह रहे हैं द होम्योपैथिक फिजिशियन, अगर वो सच्चा होम्योपैथी है, अगर वो मेरा सच्चा शागिर्द है, तो वो क्या करेगा? एक सच्चा होम्योपैथ क्या करेगा? वो कह रहे हैं कि नेवर ट्रीट, कभी ट्रीट नहीं करेगा। क्या? नेवर ट्रीट वन ऑफ दीज प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। क्या ठीक करेगा, क्या नहीं ठीक करेगा? ये जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या है भैया? एक्सटर्नल सिम्टम था ना। सोरा का क्या दिखेगा? स्केबीज इंफेक्शन। साइकोसिस का क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? कॉलीफॉर लाइक ग्रोथ। सिफिलिस में क्या दिखेगा? बुबो या कैंकर, यही दिखेगा ना। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन तो यही होगा ना। तो हनीमैन साहब ने बोला द ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन नेवर ट्रीट, what never treat one of these primary manifestation of chronic miasm, nor at, देखिए साफ साफ बोल दिया, nor at one of their secondary manifestation या secondary affection। secondary affection क्या होगा? प्राइमरी का मैनिफेस्टेशन होगा, विल मोरल इंटेलेक्ट पे क्या दिख रहा है उसका अफेक्ट। as a result from their further development by local remedy, neither by those external that act dynamically, nor act by those that act mechanically, but ध्यान दीजिएगा, but he cures। क्या ठीक करेगा भैया? but he cures what? In case where the one that is primary manifestation and the other secondary manifestation appears। इसको ठीक करेगा, उस चीज को ठीक करेगा जिसकी वजह से प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आया या सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आ रहा है, उसको ठीक करेगा। और वो चीज क्या होगी? वो क्या होगी? वो होगा द ग्रेट
मियाज़म, नाम देखिए क्या बोला, द ग्रेट मियाज़म। किसी चीज को अगर वेट देना होता है क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट अलेक्जेंडर, बोलते हैं ना, द ग्रेट होम्योपैथी। तो हनीमैन साहब ने क्या लिखा, द ग्रेट मियाज़म। इसको ठीक करेगा भैया, ऑन विच दे डिपेंड, जिसपे ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या था, निर्भर था, डिपेंड था, जिसकी वजह से आया था, उसे ठीक करेगा। whereupon its primary, ऐसा करेगा तो क्या होगा भैया, whereupon its primary and secondary symptom disappear spontaneously। अगर ऐसा कर लिया, ऐसा करने में वो सक्षम हो गया, तो अपने आप इंटरनल मेडिकेशन से अपने आप प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, एनी कंफ्यूजन? नो जी। तो सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन क्या ठीक करेगा भैया, क्या ठीक करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन को ठीक नहीं करेगा। वो किसको ठीक करेगा, वो मियाज़म, वो फैक्टर, वो कारण जिसपे प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन डिपेंड था। किस पे डिपेंड था, ग्रेट मियाज़म पे, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा बाय एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी। जी जी, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, एकदम। यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसी एफोरिज्म में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जाने कि वो ग्रेट मियाज़म ठीक करने के लिए किस बिंदु पे जाने की जरूरत है। यही पढ़ लेते हैं, यही खत्म कर देते हैं इसको। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन कैसे ठीक करेगा, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन वो जो डिपेंड है, तो कैसे पता चलेगा किस पे डिपेंड है, वो मियाज़म उछल के दिखेगा नहीं ना भैया उसको, और दिख भी गया कि सो रहा है, तो सो रहा में क्या पकड़ना होगा उसको, सिफिलिस में क्या पकड़ना होगा उसको, साइकोसिस में क्या पकड़ना होगा उसको, कैसे पकड़ेगा भाई, माइंड एंड बॉडी पे। अगर ये हम समझ गए तो क्या हम मियाज़म ठीक नहीं कर ले जाएंगे, और एक बार अगर मियाज़म ठीक कर ले गए तो क्या पेशेंट अपने आप क्योर नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात। तो अब यहीं से हम चलेंगे एक शानदार एफोरिज्म पे। वो शानदार एफोरिज्म आपको क्या बताएगा कि ये जो मियाज़म है, ये जो मियाज़म है जिसपे प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन निर्भर कर रहा है, डिपेंड है, उस मियाज़म को पकड़ेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे, आखिर कहां जाएंगे पकड़ने के लिए और कैसे पकड़ेंगे, तो यहीं पे हम खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो वन साइडेड बीमारी है, वो वन साइडेड प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है। वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अब अकॉर्डिंग टू 205 एफोरिज्म, मियाज़म पे ना। दैट मीन्स प्राइमरी मैनिफेस्टेशन अगर मियाज़म पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल वन साइडेड बीमारी, द मोस्ट डिफिकल्ट बीमारी भी किस पे डिपेंड कर रही है, मियाज़म पे। क्लियर है, वो भी मियाज़म पे डिपेंड कर रही है। जब दोनों चीज एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है, तो क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए, समझ के खत्म कर दिया जाए समझ के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो मियाज़म कहां से ठीक होगा, अगर हमें मियाज़म को ठीक करना है भैया, अगर हमें मियाज़म को ठीक करना, ध्यान दीजिएगा सब लोग बोर्ड पे मेरे, और एकदम आंख कान नाक सब खोलिएगा, क्योंकि अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मियाज़म को कैसे पकड़ेंगे। मियाज़म कोई हुआ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, और लकीली ना हमारे सुबह वाले क्लास में भी यही चल रहा है, साथ साथ दोनों क्लास चल रहा है। तो मियाज़म को कैसे पकड़ेंगे, लकीली एकदम एग्जैक्ट क्लासेस मैच कर रही है। तो भाई मैं कुछ सीरीज ऑफ एफोरिज्म बताने जा रहा हूं यहाँ पे, जिससे आप मियाज़म को पकड़ सकते हैं। वो 3 एफोरिज्म का सीरीज होगा, उन 3 एफोरिज्म से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम मियाज़म तक जाएंगे। और मियाज़म ही अभी बताया क्या है, मदर
कॉज है, प्रोफिलिक सोर्स है, सारे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, राइट? ठीक है, चलिए तो मियाज़म को समझते हैं। मियाज़म को समझते हैं कि कैसे उस मियाज़म को ठीक करेंगे। तो देखिएगा भैया, ध्यान लगाइएगा, समझने की बात है आप लोगों को। अगर एक बार समझ गए तो जिंदगी बदलने वाली बात है, ठीक है? सबसे पहले अब हमें समझ में आ गया कि ये बीमारी का जो ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है बीमारी का। और ये बीमारी का क्या है भैया? ये बीमारी का ये जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, ये जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन बीमारी का है, ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, या फिर ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन है। ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी अभी पढ़ा हमने, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? मियाज़म पे। ये बात कंफर्म हो गई। दैट मींस बीमारी के दो मैनिफेस्टेशन होंगे और दोनों मैनिफेस्टेशन किस पे डिपेंड करेंगे? ग्रेट मियाज़म पे। दैट मींस अगर हम ग्रेट मियाज़म पकड़ना सीख जाए, अगर जान जाए कि किस पॉइंट पे जाकर मियाज़म को पकड़ना है, किस पॉइंट पे जाना है, तो मियाज़म को पकड़ लेंगे। और एक बार मियाज़म पकड़ में आ गया तो हम मियाज़म के अकॉर्डिंग रेमेडी देंगे तो ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटी मियाज़मेटिक होगा ना वो ट्रीटमेंट, एंटी मियाज़मेटिक। और वही ट्रीटमेंट क्या होगा? रैशनल होगा, रेडिकल होगा, परमानेंट होगा, राइट? तो हम अगर परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा? मियाज़म की खोज में निकलना पड़ेगा, इन द सर्च ऑफ मियाज़म, इन द सर्च ऑफ मियाज़म। तो चलिए इन द सर्च ऑफ मियाज़म में चलते हैं और बस बेसिक 3 एफोरिज्म पढ़ेंगे। इन 3 एफोरिज्म से आपको मियाज़म खोजने में आसानी होने वाली है। पहला एफोरिज्म होगा एफोरिज्म 5। सबसे पहले यहां जाएंगे एफोरिज्म 5। दैट मींस एफोरिज्म 5 क्या है भैया? सुमेरु पर्वत है। क्या है? सुमेरु पर्वत। हनुमान जी हो गए हम लोग, ठीक है? हनुमान जी, हनीमैन साहब, दोनों का एच से नाम है, तो हम हनुमान जी हो गए। हम युद्ध सामने है और जो हमारे वॉरियर है, हमारे योद्धा है, दोनों योद्धा में से एक योद्धा मूर्छित है और उसको देख के दूसरा योद्धा आहत है। बड़ा भाई सोच रहे भगवान राम कहा करे भैया, हमारा छोटा भाई तो मूर्छित हो गया है, हम इसकी शोक में अपना टाइम बिताए। तब तक कौन आ गया? हनुमान। क्या है बताइए, सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो कहा गया मियाज़म को ढूंढना है, मियाज़म को ढूंढना है। तो कहा गया कोई बात नहीं, मियाज़म को ढूंढना है, बोलिए कहाँ जाना है? तो बोला कि भैया एफोरिज्म 5 पे जाओ। तो 5 पे गए हम, सुमेरु पर्वत, वहां पे मिला मियाज़म। और कैसे मिला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं एफोरिज्म शेयर कर रहा हूं आपके स्क्रीन पे। ये हनुमान जी वाली बात याद रखिएगा बस। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से ना भैया? बहुत बढ़िया। तो चलिए लीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे मियाज़म का सबसे पहला एफोरिज्म। सबसे पहला एफोरिज्म। चलिए, तो मियाज़म ढूंढना है, मियाज़म ढूंढना है। हनीमैन साहब ने बोला लीजिए भैया पहुंचते हैं सुमेरु पर्वत पे। सुमेरु पर्वत पे हम पहुंच गए सुमेरु पर्वत पे। क्या है सुमेरु पर्वत? संजीवनी बूटी का पर्वत। क्या है? एफोरिज्म 5। तो यहाँ एफोरिज्म 5 में 2 बातें बताई गई हैं भाइयों, 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई है कि बीमारी 2 तरह की होगी, एक होगी अक्यूट, एक होगी क्रोनिक। अक्यूट भी मियाज़म पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसको मियाज़म लेटेस्ट स्टेज में होगा, दवाई भी नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंसान ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो एक्यूट तरीका पता है, जाइए दीजिए दवाई, खटाक से पेशेंट ठीक। इन केस ना ठीक हुआ तो बीमारी क्रोनिक है,
उसका दूसरा अप्रोच होगा, वो नीचे बताया। देखिए पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इस एफर्जम में मैंने थोड़े अल्टरेशन किए हुए हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या किया है, इस एफर्जम को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। इस पांचवें एफर्जम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्लीज बी ऑन माय स्क्रीन। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए पहला पार्ट क्या है इस एफर्जम का, ध्यान से समझिएगा सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सब मिक्स कर रहे हैं और आप उस लायक हो गए हैं कि हम एफर्जम को मिला सकते हैं, खिचड़ी पका सकते हैं। ठीक है, उस खिचड़ी में मटर कहाँ है, गोभी कहाँ है, आलू कहाँ है, टमाटर कहाँ है, आपको पता है, आप देखिए कहां से है। ठीक है, बट मैं अब आपको मिक्स करके बता रहा हूं। अब इसी एफर्जम में मैंने 3-4 एफर्जम घुसा दिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस एफर्जम 5 में दो बातें हनीमैन साहब ने बताई है। पहली बात बताई है एफर्जम 5 में कि भैया एक्यूट बीमारी को ठीक करना है तो एक्यूट का कॉज क्या होगा और उस कॉज पे हमें जाना है। तो कॉज कहां बताया, 73 एफर्जम में क्या है मैं बता दूंगा अभी आपको। और इधर बताया कि भैया अगर क्रॉनिक बीमारी ठीक करनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज और फंडामेंटल कॉज बराबर क्रॉनिक मियाज्म। अभी पढ़ा हमने 205 में क्या पढ़ा कि क्रॉनिक मियाज्म पे क्या डिपेंड करता है, प्राइमरी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। तो हमको क्रॉनिक मियाज्म ठीक करना है। हनीमैन साहब ने बताया क्रॉनिक मियाज्म ठीक करने के लिए कहां जाना पड़ेगा आप लोगों को, 5वें में बता दिया। समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे भैया? यस जी। सर। तो 5 में आगे भी पढ़ा कि हमको अगर एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन को क्या करना है, ना प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ठीक करना है बेटा, ना सेकेंडरी ठीक करना है। क्या ठीक करना है, क्रॉनिक मियाज्म जी, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डिपेंडेंट है, लगा हुआ है। तो आपको देखना है। तो हमने मतलब 5वें में बोला कि असर्टेनेबल, हमको क्या बोला वहां पे, असर्टेन निश्चित फंडामेंटल कॉज ढूंढना है और वो फंडामेंटल कॉज ही फंडामेंटल मियाज्म है, क्रॉनिक मियाज्म है। और क्रॉनिक मियाज्म को अगर असर्टेन करना है तो इस पॉइंट पे जाना है। यहां केवल जाना बताया भैया, बट वहां जाके क्या ढूंढना है अभी बताएंगे हम आपको आगे। एवं बताएंगे आगे, मजा आने वाला है आज आपको, इतना मजा आने वाला है कि इस क्लास को आप लोग जीवन भर याद रखिएगा। हम मिक्स कर दिए सारे वर्जन को, हमको एक्साइटमेंट हो रहा है, जब आपको बताएंगे तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यस सर। जी। 73 में बोला कि एक्यूट ठीक करना है तो भी जाओ। क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। किसमें ढूंढना है, एक्यूट को ठीक करना है तो। अगर क्रॉनिक को ठीक करना है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री, दैट मींस फंडामेंटल कॉज, दैट मींस क्रॉनिक मियाज्म। लेकिन हनीमैन साहब ने 73 को एक्सप्लेन किया कहीं और, लेकिन क्रॉनिक के लिए वही बता दिया। देखिए पहले इस एफर्जम को दबाते हैं ध्यान से, और फिर इस एफर्जम के आगे, अब यहां पे पहुंच गए हम, कहां पहुंच रहे हैं बता दिया। अब वहां से कैसे माल निकालना है, कैसे माल समझ रहे ना, कैसे एंटीसोरिक निकालना है, कैसे एंटीसाइकोटिक निकालना है, कैसे एंटीसिबिलिटिक निकालना है, उसको आगे बताएंगे। ठीक है, उसको आगे बताएंगे। लेकिन कहां जाना है, सुमेरु पर्वत पे। तो हम हनुमान जी गदा वदा लेके पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब देखिए कहां पहुंचे हैं, कैसे बोला हनुमान साहब ने, देखिए कह रहे भैया कि यूजफुल टू द फिजिशियन, दैट मींस यूजफुल द फिजिशियन, हम लोगों के लिए क्या यूजफुल होगा, इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट बीमारी। छोटका बीमारी के लिए भी बता दिए, चुन्नू मुन्नू भैया, छोटे मोटे गुंडे कैसे पकड़ना है, कहां जाना है, देखिए। और इसको बोला एज रिगार्ड एक्यूट डिजीजेस, 73 को मैंने यही जोड़ दिया है, देखिए नीचे, ये अब दूसरा पार्ट 73 का है, जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है, एज रिगार्ड एक्यूट डिजीजेस, दे आर ईदर
of a such kind human being individually attack करेगा, क्या करेगा? अटैक करेगा। The exciting cause being injurious influence of which they were particularly exposed, वन एक्सपोज हुआ होगा, उसकी वजह से बीमारी आई होगी। वो एक्सपोजर क्या हो सकता है? वन एक्सेसिव फूड हो सकता है, खाना ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, आज रात को खाना मत तो ठीक हो जाएगा अपने आप। या बहुत ज्यादा वोमिटिंग डायरिया हो रही है तो देख लो कौन सी दवाई, एक्टिविटी देख लो, थर्मल देख लो, थर्स्ट देख लो, डिजायर एवर्जन देख लो, दवाई दे दो। एक्यूट चार्ट ऑफ डॉक्टर विजयकर सर यूज कर लो, बेस्ट है, बेस्ट मैं बोलता हूं, बेस्ट है, बेस्टेस्ट है। डॉक्टर विजयकर सर का एक्यूट चार्ट बेस्ट है। कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा किसी दिन, लंबा क्लास हो जाएगा। मैं यहाँ एक्यूट डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो क्लास से डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊंगा। तो एक्यूट के लिए आप जाइए, और कैसे कैसे है मैं छोटा सा बताता हूँ। सर ने बोला है कि कॉज क्या है? ये कॉज है, क्या है ये कॉज? excessive food, insufficient supply of it, severe physical impression, chill, overeating, desperation, stress, physical irritation, mental emotions, and these are the exciting cause. अब इस कॉज का बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। देखो भैया, ये कॉज है, ये कारण है। इस कारण का जो बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा, उस इफेक्ट को केवल 4 पैरामीटर पे चेक करना है। अगर हमें एक्यूट ब्रेक करना है तो पहला पैरामीटर हमें चेक करना है एक्टिविटी, एक्टिविटी डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज। दूसरा पैरामीटर क्या चेक करना है? थर्मल, इन थर्स्ट, थर्मल चेक करना है, हॉट है, चिली है, एम्बी थर्मल है। एंड तीसरा पैरामीटर चेक करना है थर्स्ट है कि थर्स्टी है, थर्स्टी है कि थर्स्ट। इसको मिक्स कर देना है, दवाई एक्यूट के सामने आ जाएगी। एक्यूट चार्ट यूज कर लीजिए। बट मैं उसकी एक्यूट की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा डिस्कशन है। मैं बोल रहा हूं क्रॉनिक की, क्योंकि हम मियाज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए नीचे बोल दिया साफ साफ, नीचे क्या बोला? एंड ऑल्सो, सुमेरु पर्वत भैया यही है, कह रहे एंड ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट। लाइन देखिए, दमदार लाइन है, सिग्निफिकेंट, दैट मींस एकदम 100% कंफर्मेटरी पॉइंट, अनडिबेटेबल पॉइंट, अनचेंजेबल पॉइंट in the whole history of the chronic disease to enable him to discover वो कौन कौन से पॉइंट होंगे क्रॉनिक बीमारी में, जो पॉइंट बताएंगे किसको? फंडामेंटल कॉज को। और वो फंडामेंटल किस पे डिपेंड करेगा? विच जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज्म। दैट मींस 205 में जो बोला कि किसको ठीक करना है? फंडामेंटल कॉज को, क्रॉनिक मियाज्म को। तो वो क्रॉनिक मियाज्म किस पे डिपेंड है? पहली चीज बोली किस पे डिपेंड है? ये 4-5 चीजें बताई। द फर्स्ट थिंग इज a physical constitution, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic. अगर हमें क्रॉनिक मियाज्म ढूंढना है तो पहली चीज देखेंगे क्रॉनिक में उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लंबा है, दुबला है, पतला है, बॉडी मोटी है, पैर छोटा है, ठीक है, बॉडी मोटी है, पैर पतला है, ठीक है। ऑक्सीपिटल ग्रुप्स कैसे हैं? फिजिकली वो कैसा दिख रहा है? पहली चीज। दूसरा क्या देखेंगे? द मोरल, उसका मोरल कैसा है। ये सुमेरु पर्वत पहुंच रहे हैं भैया, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये देखना हमको मोरल्स। और क्या देखना है? इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। और क्या देखना है भैया? हिज ऑक्यूपेशन, यहां जाना है, ऑक्यूपेशन। और क्या देखना है भैया? मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स। और आपको बताऊं 80% बीमारी का कारण ये मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स है, हमारा जीवन शैली और हमारी आदतें। पता है एक सर्वे कहता है कि 80% लोग, हम लोग 80% ऑफ जनता कुछ नया नहीं करती है, वो अपने हैबिट्स के गुलाम होते हैं। सड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वे सड़े हुए में मजा आ रहा है, इतना बढ़िया है। हम अपने हैबिट्स, अपने मोरल के गुलाम। His social and domestic relationship, his age, sexual functions are to be taken into consideration when we going to cure the chronic miasm. Then all these particulars, all these points are to be taken into consideration.
my dear friends. And these are the factors where chronic miasm जहां जाके छुप जाता है, इमिटेट करता है, मिमिक करता है, अपने को छुपा लेता है। कभी हम हैबिट बदलने का मन करता है, कंफर्ट जोन छोड़ने का मन करता है, बोलिए, तो वहीं छुपता है जाके वो, क्योंकि डॉन है वो, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन है। तो ये पहला पॉइंट है, यहां जाना है। तो जाना कहाँ है, क्लियर है जी, कंफर्म है 100%? जाना कहाँ है? यस सर। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए हम, अब हमें पहुंच गए, तो अब पकड़ना कैसे है, कैसे हम जानेंगे कि मोरल में चेंज हो गया, कैसे हम जानेंगे कि हमारा विल चेंज हो गया। तो ये विल जो है वो सोरिक विल है कि साइकोटिक विल है कि सिफिलिटिक विल है, कैसे जानेंगे भाई? हनीमैन साहब ने बोला 74वें एफोरिज्म, कैसे जानोगे सुनो। बोला 74वें एफोरिज्म, कैसे जानोगे सुनो। और 73वें बोला एक्यूट को कैसे पकड़ोगे, और 74वें बोला क्रॉनिक को कैसे पकड़ोगे, सुनो। तो चलिए सीधे उछल के चलते हैं हम लोग किस पे, 74वें एफोरिज्म पे। ये मजा आ रहा है सबको? यस सर। मजा आ रहा है ना? मजा? यस सर। देखो भैया, आज हमारे लिए एक ही इंसान जिंदगी बने हमारी, वो हमारे मौर्य बॉस है, जो मेरी आंख को चैन दे। क्या आगे, क्या आगे वो गाना क्या है? प्यार दे, जो मेरी रूह को ना, तो भैया बॉस को देख के प्यार है। और लोग दिखना चाहते हैं कि नहीं? क्लास मजेदार है। अरे बॉस शाबाश, बाकी लोग चलिए, तो चलते हैं सीधे 74 एफोरिज्म। अब समझते हैं वहां क्या बोला गया। तो 74 पे पहुंचने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये जानना होगा कि जो हमारे शरीर पे है वही हमारे मन पे है, और जो हमारे मन पे है वही हमारे शरीर पे है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि एकदम सही बात बोल रहे हैं? यस सर। दोनों एक ही है कि जो मन पे है वो शरीर पे है, और जो शरीर पे है वो मन पे है। अगर शरीर पे हमको सोरिक मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं तो मन पे भी रहा है, मन पे भी है तभी शरीर पे दिखा है, और मन पे अगर सोरिक मैनिफेस्टेशन है तो कहीं ना कहीं शरीर पे भी होगा जी। अब हमें जाना है, अब हमें जानना है, यहाँ सब में जानना है कि सोरिक विल क्या होगा, साइकोटिक विल क्या होगा, सिफिलिटिक विल क्या होगा। हमें जानना है कि ये जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है वो सोरिक इंटेलेक्ट क्या होगा, सिफिलिटिक इंटेलेक्ट क्या होगा, साइकोटिक इंटेलेक्ट क्या होगा। हमें जानना है ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम है तो सोरिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होगा, साइकोटिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होगा, और सिफिलिटिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होगा। अब हमें जानना है, ये सब हमें जानना है। लेकिन जानना तब हो, ये जानेंगे तब, हम ये समझेंगे तब जब हमको एक कॉन्सेप्ट पता होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। दैट मींस जो एक जगह है वो हर जगह है, ठीक है। तो इसको, अब ये बात तो कंफर्म है कि जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, ये शरीर कैसे बना है भैया? ये जो हम हैं, ये इंसान है, ये हम हैं, ये कैसे बने हैं? ये इंसान जो है, ये इंसान है, ये बना कैसे भैया? ये बना है माइंड से, सोल कह लीजिए, और प्लस बॉडी कह लीजिए। इसी से हम बने हैं, इसी से हमारा निर्माण हुआ है। और ये दोनों अलग नहीं है, ये भी जानिए। जो माइंड पे है वो बॉडी पे है, और जो बॉडी पे है वो माइंड पे है। जैसा गीता में बोला गया है कि शरीर के बिना मन का कोई रोल नहीं है, और मन के बिना शरीर का कोई रोल नहीं, मतलब कोई यूज नहीं है। गीता में बोला गया ये बात। और कितने लोग मानते हैं कि हमारा ऑर्गेन गीता से कम नहीं है? ज्यादा है, ज्यादा बोलेंगे तो बहुत लोग घर आ जाएंगे बस, आ जाए जय श्री राम करके। तो ज्यादा नहीं है, बराबर है।
फिर हम बच्चे की कहा आजकल देख ही रहे हैं तो बराबर है। तो जैसे कि गीता में बोला गया कि हमारा मन जो है वो शरीर के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है और हमारे शरीर का हमारे मन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। एक जिस्म और वो कहानी है ना, दो जिस्म एक जान है। ठीक है, तो ये बात आज जो बता देगा उसको पार्टी मिलेगी मेरी तरफ से कि हनीमैन साहब ने किस एफोरिज्म में ये बोला कि हमारा मन और शरीर दोनों एक ही है। 9 में और कोई सुरभि ऋतु 15 में बोला गया है सर। अरे वाह, एफोरिज्म 15 में उसमें बोला गया है कि दोनों चीज जो है एक ही है, समझने के लिए अलग अलग बताया गया। तो ये बोला गया एफोरिज्म 15 में। वेरी गुड, पार्टी गोज टू ऋतु। 15 में एफोरिज्म ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए। ठीक है, उसके बाद पहुंचेंगे उधर। लीजिए 15वां एफोरिज्म ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैंने बोला ना मजा आने वाला है, हम एकदम सब लपेट देंगे इसी में। क्लास जबरदस्त है ये, जो मिस कर रहा होगा वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। इसको भी कल चढ़ा दूंगा। देखिए 15वें एफोरिज्म में सबने क्लियरली बोला, क्या बोला क्लियरली, कि भैया हमारा मन और हमारा शरीर पे जो इफेक्ट है वो एक ही है। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन जी, ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए आपको 15 एफोरिज्म जी साहब ने इसमें क्लियरली बोला एक बात। क्या बोला है क्लियरली एक बात, कि क्या बोला, द अफेक्शन, ये मन की बात करी, ये ब्रेन की बात करी, ये स्पिरिट की बात करी। कह रहे द अफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली डिरेंज्ड स्पिरिट लाइक डायनेमिक, दैट मींस मन, दैट एनिमेट आवर बॉडी इन इनविजिबल इंटीरियर, जो अंदर से हमारी बॉडी को चला रही है, हमारा वाइटल फोर्स कह लीजिए, हमारा मन कह लीजिए, होम्योस्टेसिस कह लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू। होम्योस्टेसिस का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, कहीं दिखती नहीं है, लेकिन वो काम कर रही होती है डायनेमिकली। ऑटोक्रेटिक होती है वो, ऑटोमेटिक होती है, ऑटोनॉमिक होती है वो। हमारा मन भी ऐसा ही होता है। एंड देखिए, एंड द टोटलिटी ऑफ द आउटवर्डली congenital symptom produced by it in the organism, हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट दिखा और हमारे मन में जो चेंज दिखे, और इफेक्ट कैसे दिखेगा भैया, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, सिम्टम के फॉर्म में दिखा ना, आउटवर्डली congenital symptom produced by an organism representing the existing malady constitute a whole, they are one and same। बोला ना भैया, यही तो बोला, they are one and same। यहां तक बोला कि मन, हमारा वाइटल फोर्स का रिएक्शन और हमारा सिम्टम और हमारी दवाई सब एक है। दैट मीन्स सिम्टम बराबर वाइटल फोर्स का अफेक्शन, मन का बदलाव बराबर फिजिकल सिम्टम बराबर इंडिकेटेड रेमेडी। दैट मीन दवाई अगर पकड़ना है तो मन का बदलाव ही दवाई को इंडिकेट करेगा, और जो मन में बदलाव होगा वो शारीरिक स्तर पे दिखाया जाएगा। दैट मीन्स हम आपको ये बताना चाहता हूं ना कि बॉडी के जितने भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस इसके चेंजेस के बराबर है, एक जैसे। देखिए नीचे बोल दिया वही लाइन, इंडीड, अगर वास्तव में बोला जाए तो इंडीड और द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ। ये हाड़ मांस का जो शरीर है ना, ये जीवन का एक इंस्ट्रूमेंट है। बट देखिए वही बात बोले गीता वाली, बट इट इज नॉट कंसीएबल,
ये हाड़ मास का शरीर में जान नहीं रहेगा। विदाउट द एनिमेशन imparted to it by the मन, by the instinctive perceiving and regulating dynamics, that means मन, आत्मा, स्पिरिट एंड जस्ट। शरीर का कोई महत्व नहीं है, देखिए बोला। और दूसरी बात बोल रहे हैं, और हमारे मन का भी कोई महत्व नहीं है ऑर्गेनिज्म के भी। एंड जस्ट वाइटल फोर्स इज नॉट कंसीएबल, and just the vital force is not conceivable without the organism. Consequently, two together constitute a unity. ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक यूनिटी बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं। दैट मीन्स इस यूनिट में जो भी चेंजेस है, इन दोनों के बराबर चेंजेस की वजह से है। वही बोले, indeed the material instrument of the life, ठीक है ना, but it is not conceivable without the animation imparted to it by the instinctive perceiving and regulating dynamics, and just as the vital force is not conceivable without the organism. Consequently, two together constitute a unity, although in our thought, in our mind, separate this unity into two alag conception, alag compartment. Why? For the sake of easy comprehension, अच्छे से समझने के लिए हमने इसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है। यहां तक क्लियर है भैया? यहां तक आप लोगों को समझ आ गया कि हम शरीर और मन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही यूनिटी है। तो जो शरीर पे घट रहा होगा वो मन पे घट रहा होगा, और जो मन पे घट रहा होगा वो शरीर पे। सोचो जरा, मन में अगर दूसरों के प्रति भेदभाव रखोगे, मन में अगर अवसाद रखोगे, व्यभिचारिता रखोगे, गंदगी रखोगे, तो क्या शरीर स्वच्छ रहेगा? नो। हनीमैन साहब होम्योपैथी किसको स्वच्छ रखता है? कैपेसिटी है किसी साइंस में? बता दो जरा। बहुत ज्यादा। हम फिर भी हम कहाँ बने रहते हैं बॉस? लुल्लू बने रहते हैं, लुल। सर मेंटोस नहीं मिलता ना? मेंटोस नहीं मिलता, आज हम मेंटोस देते हैं। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई। तो हनीमैन साहब ने बोला कहाँ जाना है? सर ही तो है हम लोग के मेंटोस। तो हनीमैन साहब ने कहाँ बोला कहाँ जाना है? विल पे जाना है, मोल पे जाना है, इंटेक्ट पे जाना है। वहां पे कहीं कोई शरीर की बात नहीं करी, नहीं कही शरीर की बात, केवल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी और शरीर की बात नहीं करी। दैट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि जब मन की बात कर रहे हैं तो शरीर पे वो घटित हो रहा होगा। कंफर्म है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक? यस सर। अब हनीमैन साहब बोलने जा रहे हैं कि वो जो फंडामेंटल मियाज़म है वो कैसे हमारे शरीर में बदलाव करेगा। उस शारीरिक बदलाव को देख के हम ये जान जाएंगे कि इसमें सोरिक बदलाव हुआ है, साइकोटिक बदलाव हुआ है, सिफिलिटिक बदलाव हुआ है। अब स्फीयर ऑफ एक्शन और अब पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन समझने की बात। ठीक है, चलिए तो पहुंचते हैं हम लोग उस कंडीशन को। सबसे पहले हनीमैन साहब ने कहा बोला? 74वें फर्ज में बोला। कहा बोला भैया? 74वें में बोला। क्या बोला? ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिएगा भैया, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझदारी से समझना है इसको। और प्लीज ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी मियाज़मेटिक डिफेंस ट्रिगर्ड अपने आप नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, कोई भी बीमारी ट्रिगर्ड अपने आप नहीं होती है, कोई भी मियाज़म अपने आप ट्रिगर्ड नहीं होता है, हम उसको खुद ट्रिगर्ड करते हैं। कॉन्टिन्यूअस हॉस्टाइल असॉल्ट, कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव थॉट, कॉन्टिन्यूअस रगड़ रगड़ के
हम चेंज कर लेते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं हैबिट्स। रिपीट 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 रिपीट, एंड दिस रिपीटिशन comes into संस्कार, comes into कर्मास, एंड कर्मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें बनाते हैं, हमारी आदत बनाते हैं। तो ये जो सोरा है ना, ये हमारा कर्मास है। ये सिफिलिस है ना, वो हमारा कर्मा। आप घुसी गए हैं तो थोड़ा और चौड़ा घुसने हम लोग उसमें जरा, ये कर्मास है, क्योंकि रिपीटिशन होता है बार बार, रिपीटिशन होता है। बॉडी फिर क्या करती है, अपने आप में एक रिवोल्यूशन लाती है, अपने आप में एक चेंज लाती है, आपको बताने के लिए कि देख तेरे कर्मास ना अब सोरिक कर्मास में चेंज हो गए। समझ जा, तुम नहीं समझेगा फिर रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, देख तेरे कर्मास ना सिफिलिस में चेंज हो गया है, सुधर। करते 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 चल, तू नहीं सुधरेगा, चल आ विलीन हो जा मुझ में तू। हेलो जी जी, कैन यू अंडरस्टैंड मी? समझ पा रहे हैं आप मुझे? जी, बात समझ आ रही है? अटेंडेंस ले, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, नहीं बस। समझ आ रहा है ना सबको? जी यस कहीं से आवाज नहीं आई मुझे। अनु Yes, अनुष्का सो तो नहीं गए तुम लोग? अनु अनुष्का देखो देखो सो गए लोग, ठीक है। प्लीज जग जाइए आप लोग, जग रहे हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. हाँ सर, यस सर। आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. यस सर। चलिए एक एफर्ट जब आगे बढ़ेंगे हम, बस कह रहे हैं कि वो चेंजेस कैसे आएगा, वो चेंजेस कैसे दिखेगा। देखिए बोल रहे हैं वो रिपीटिशन होगा बार 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 बार, देन दिस रिपीटिशन कम्स इनटू कर्मास। लेकिन वो तब आएगा जब बॉडी आपको बचाना चाहेगी ना, तभी वो आएगा। कैसे कह रहे हैं, among chronic diseases we must still alas reckon those so commonly met with artificial produced allopathic treatment with the prolonged use of violent heroic medicine in large increasing dose। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको देख के ना बड़े दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं कि यार ये बंदा तो अपना बहुत टॉर्चर करने के बाद पहुंचा हमारे पास। क्या किया? एलोपैथिक, प्रोलॉन्ग एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ है, और किससे हुआ है? विद द यूज ऑफ वायलेंट हेरोइक मेडिसिन इन लार्ज इंक्रीजिंग डोज। बीपी के लिए 10 mg की दवाई दी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 दवाई, 500 दवाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर साहब बीपी नहीं घट रहा है। क्या करोगे तुम अब? गियर शिफ्ट हो चुका है, रिपीटिशन 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 रिपीटिशन, डिफेंस चेंज हो चुका है। तो अब तुम्हारे पास इलाज करने का चांस अब उस डिफेंस के हिसाब से है। वही बताने जा रहा हूं कि कैसे चेंज होता है। देखिए कह रहे हैं बाय द यूज ऑफ कैरेमल। ये जो कैरेमल किया यूज, उस समय की बात बता रहे हैं। सप्लीमेंट, मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट, नाइट्रेट, आयोडीन ऑइंटमेंट, ओपियम, वेरिन, सिंगोनाबाद, क्यूइन एंड ऑल दुनिया भर की चीजें, ये सब करके क्या होता है, वेर भाई इतना सब कुछ टॉर्चर सहता है तो क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। वाइटल फोर्स अपने आप से लड़ नहीं पाता है, तो कहता है सोरा भैया आ जाओ, तो बोलता है साइकोसिस भैया आ जाओ, सिफिलिस भैया आ जाओ, बुलाता है, क्योंकि वाइटल फोर्स लड़ नहीं पाता अपने आप। वही देखिए बोल रहा है कि वेयर बाय द वाइटल एनर्जी इज समटाइम वीकेंड टू एन अनमर्सीफुल एक्सटेंट। मर्सीफुल का मतलब क्या होता है, दया। दया। यहाँ अनमर्सीफुल एक्सटेंट, एकदम कुचल देते हैं लोग, पटक के भगुनवा फोड़ देते हैं उसका। एंड समटाइम देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, अब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। यहीं से मियाजम चेंज हो रहा है, यहीं से कर्मास में घुस रहा है, रगड़ रगड़ के अब प्रॉब्लम खत्म हो। भाई देखिए
अब थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गया है, हमारा वाइटल फोर्स कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? इफ इट डू नॉट सकम, वापस नहीं आ पाएगा भैया, तो क्या होगा? नॉट सकम और ग्रेजुअली एबनॉर्मली डिरेंज, और हर सब्सटेंस ना अपने पिक्यूलियर मैनर में डिरेंज करेगा, हर विल, हर मोरल, हर इंटेलेक्ट अपने देखा ना, देखो लिखा है बाय ईच सब्सटेंस इन अ पिक्यूलियर मैनर। अब इसको ऐसे कर, बाय ईच थॉट, बाय ईच इमोशन इन अ पिक्यूलियर मैनर, इन सच अ वे, ऐसे करता है, ऐसे कह ढाता है कि हमारा शरीर अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए क्या करेगा भैया? इन ऑर्डर टू मेंटेन, याद है ना, मसल्स का ज्यादा यूज हुआ तो ये तगड़ा हो गया, लोहा लोहार, जिराफ, लेमार्क, डार्विनवाद सुना ना, तो यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि वी आर इन द क्लास ऑफ फिलॉसफी, कहीं भी घुस सकते हैं, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं in order to maintain the life against these inimical and destructive attacks, ये जो थॉट्स थे, ये जो फिजिकल यूजेस थे, कैरेमल था, ऑइंटमेंट था, इरिटेशन था, बीपी की दवाई थी, शुगर की दवाई थी, थायराइड की दवाई थी, कीमोथेरेपी था, रेडियोथेरेपी था, इन सब से बचने के लिए क्या करता है भैया? क्या करता है? इट मस्ट प्रोड्यूस, देखिएगा बड़ी बात है, इट का मतलब ब्रैकेट में डालिए मन, वाइटल फोर्स, स्पिरिट, कुछ भी डाल सकते हैं वो इट की जगह पे, भूलिएगा मत, डाल लीजिए अभी, ये तो भूल जाइएगा। इट का मतलब वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी, होम्योस्टैसिस, वो इट की जगह पे लिख लीजिए। इट का मतलब वो वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी, होम्योस्टैसिस, मन, स्पिरिट, आत्मा, प्रकृति, नेचर, भगवान, whatever you want to write, जो आपकी हार्दिक इच्छा हो, ईसा मसीह लिख लीजिए क्योंकि आज उनको मारा गया था, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है? इट मस्ट प्रोड्यूस अ रेवोल्यूशन, देखिए एक क्रांति लाई जाती है बॉडी में, और ये क्रांति क्यों होती है इन द ऑर्गेनिज्म? क्यों होती है? मेंटेन करने के लिए लाइफ, और वो क्रांति 3 तरह की क्रांति होती है भाई और बहनों, देखिए पहला क्रांति आएगी बॉडी में, पहला सीरीज ऑफ चेंजेस, क्या बोला आपको देख रहा है, क्या होगा? पहला क्रांति ईदर टू डिप्राइव सम पार्ट्स ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी, पहला डिफेंस आया, इसी को बोला गया सोरिक मैनिफेस्टेशन। तो पहला सोरा आया है, सोरा में क्या दिखेगा आपको? इरिटेबिलिटी दिखेगी या सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, दैट मींस इसको अगर हम फिजिकल लेवल पर देखेंगे तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वहीं तो इरिटेबल हो जाएगा, वो छूने नहीं बनेगा, दिमाग से इरिटेबल, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एंग्विशनेस सब आ गया, पहला डिफेंस। देन अगर हम ना सुधरे, रगड़ते रहे, दूसरा संस्कार में क्या चेंज होने वाला है? और exalt these to an excessive degree, इसको बहुत सुना ना, सेलोसाइकोसिस सुना ना, सेलोसाइकोसिस, अब ये और साइकोसिस का सेलो और क्या था, अरे फाइब्रिन एक्सेस और फाइब्रिन लेस, ये सब बातें डॉक्टर विजय कृष्ण ने करी, तो यही से करिए, क्या होगा? ज्यादा डिग्री में हो जाएगा, या फिर डायलेट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? इंड्यूरेशन हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये सेकंड डिफेंस आ जाएगा, इसको बोला गया साइकोसिस। क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा, डर हो जाएगा, ठीक है, ईगो बढ़ जाएगा, मोरल्स हमारे लेसिवियस हो जाएंगे, थॉट्स आ जाएंगे ऐसे। एंड थर्ड इज व्हाट? थर्ड का देखिएगा भैया क्या चेंज आएगा तीसरे में? इन और
द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट, या तो उसको हटा ही दिया जाएगा। सिफिलिस या सिफिलिस और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। और ये सब क्यों होगा, देखिए नीचे वाली लाइन, ये सब क्यों होगा समझिएगा। इसलिए होगा भैया कि ऐसा करके हमारा मन, हमारा होम्योस्टेसिस, हमारा वाइटल फोर्स, हमारा स्पिरिट हमें बचाने की कोशिश करेगा, वहीं से वह ऐड मांगेगा। देखिए नीचे लिखा है, एंड डेवलप अ फॉल्टी अल्टरेशन here and there in the interior or exterior। ये चिल्ला चिल्ला के कभी यहाँ गुम्मा निकलेगा, यहाँ बीमारी निकलेगी, यहाँ कस देगा, वहां कस देगा। क्यों देगा? क्रिपल करेगा आपकी बॉडी को, आपको परेशान करेगा इंटरनली एक्सटर्नली। इन ऑर्डर टू व्हाट, देखिए ध्यान से, इन ऑर्डर टू व्हाट, ये देखिए किस लिए ऐसा करेगा भैया, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म, in order to preserve the organism from complete destruction of the life by ever renew hostile assault of such destructive forces। ये जो बाहर से हॉस्टाइल एजेंट है ना माइंड एंड बॉडी में, उससे बचाने के लिए आपके अंदर चेंजेस लाएगा। तो मियाज़म क्या गंदी चीज हुई क्या? ये गुड डिफेंस। बीमारी क्या गंदी चीज हुई क्या? नहीं, मियाज़म अच्छी चीज है। तो अब याद रखिएगा, वो रगड़ रगड़ के अब हमें वहां पहुंचना होगा। यहाँ ये पहली स्टेज पे तो पहुंच गए हम कि हमको देखना है कहाँ पे क्या चेंजेज हो रहा है। अब हमको ये, अब देखिए ये तो रगड़ के चेंज हो गया ना भैया, ये तो चेंज हो गया ना। अगर हम उस रगड़न को ही पकड़ लें, समझ रहे मेरी बात, अगर वो रगड़ जो रहा है, घिस रहा है, अगर वो घिसने वाले पार्ट को ही पकड़ लें, उसको ही खत्म कर दें, उस सरफेस को ही खत्म कर दें, तो क्या हम सोरिक मैनिफेस्टेशन में जा पाएंगे? ना, हम ठीक हो जाएंगे ना। तो सबसे ज्यादा इंसान कहाँ पे है? सोरिक मैनिफेस्टेशन में। सोरिक बीमारी जब आती है तो बहुत रगड़न होती है, तो हम सोरिक लेवल पे जाएंगे। हम सोरा को अगर ठीक कर ले गए तो केस ना साइकोसिस में जाएगा, ना केस सिफिलिस में जाएगा। सर हाँ सर, जैसे मियाज, लेकिन सर मियाज में तो सर ठीक है सर, ये बहुत अच्छी चीज है, बॉडी को डिफेंस कर रही है ये। लेकिन सर इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन में सर कि हाँ, ये पॉल्यूशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मियाज्म। तो पॉल्यूशन सही तो बोल रहे हो तो बेटा, पॉल्यूटेड तो हो गया। तो सर एक तरफ डिफेंस भी कर रही है और एक तरफ पॉल्यूट भी कर रही है। ये बताओ किसी को बचाने का बढ़िया तरीका क्या होता है? किसी को सुधारने का अच्छा तरीका क्या होता है बेटा? उसके सामने कुछ गड़बड़ रख दो, उसको दर्द दे दो, उसको पनिशमेंट दे दो, समझे? इसीलिए हमारे संविधान में 36 तरह की धाराएं हैं। कायल धारा है भाई, समाज अच्छा धारा काहे बना दिया? क्योंकि सही समाज को रखना है तो डंडा रखना पड़ेगा। ये समझ रहे हो मेरी बात? पॉल्यूशन क्यों कहा गया है? पॉल्यूशन इसलिए कहा गया तो सर इसको पॉल्यूशन, अरे भाई पॉल्यूशन कहा गया, एविल कहा गया, थ्रेड कहा गया, कुछ भी कहा गया, पॉल्यूशन इसलिए कहा गया कि बॉडी को पॉल्यूट कर रहा है ना, ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे ना। तो दो तरह का अब पॉल्यूशन को दो तरीके से ले सकते हो। देखो समझना बच्चा मेरी बात, पॉल्यूशन को दो तरीके से ले सकते हो। पॉल्यूशन से हम आगाह हो सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया, हमको पॉल्यूशन नहीं करना है, आगाह हो सकते हैं ना। और पॉल्यूशन से हम ये जान सकते हैं कि भैया अब इससे ज्यादा बढ़ा तो राम नाम सत्य। अब तुम्हारे एरिया में पॉल्यूशन आया तो जान गए ना कि भैया अब यहाँ पॉल्यूशन आ गया है, पेड़ ओड़ लगाओ, पेड़ ओड़ ना काटो। यही तो होता है जी।